देखो अभी तक हमने एसएचएम में जितनी भी चीजें पढ़ी थी उन सब में हम आइडियल एसएचएम कंसिडर करते थे। आइडियल एसएचएम का क्या मतलब है कि उसमें एक बार अगर आपने उसको स्विंग करके, जैसे पेंडुलम का ही केस है, आपने स्विंग करा के छोड़ दिया तो वो इनडेफिनेट पीरियड तक क्या होगा, ऑसिलेट करता रहेगा, राइट। पहला ऑसिलेशन का जो टाइम है, दूसरा ऑसिलेशन का टाइम है, सेम है। पहला ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है, दूसरा ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड सेम है। बट प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तब तो हमको ये नहीं दिखता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली तो पहले आप जितने एक एक सीमेंट से छोड़ेंगे, दूसरी बार तो और कम जाता है, तीसरी बार और कम जाएगा, चौथी बार और कम जाएगा। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूसली इसकी एम्पलीट्यूड घटते 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 फाइनली क्या होता है, वो ऑसिलेट करना बंद कर देता है। तो इसका रीजन क्या है, रीजन है बेसिकली डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब क्या है, जैसे अगर आप सोचो कि एक फ्लूइड में, कोई भी फ्लूइड में अगर आप किसी चीज को अगर मूव कराते हो तो उस पर क्या होता है, एक विस्कस फोर्स लगता है, राइट। और ये विस्कस फोर्स क्या करता है, एक तरह का लॉस एंड मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम के लिए कॉज करता है। तो अगर मैं यहाँ पे सोचो कि एक बॉल को ही अगर स्विंग करा के छोड़ता हूँ तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या होगा, जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो उस पर एक एयर ड्रैग थ्रू आउट दी जर्नी उसके ऊपर क्या होगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो कोई ना कोई है जो एयर ड्रैग बेसिकली उस सिस्टम पे क्या करेगा, नेगेटिव वर्क परफॉर्म करेगा। आपको पता है कि कभी भी कोई भी फोर्स अगर किसी सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क करता है तो उस सिस्टम की एनर्जी को क्या करता है, बढ़ाता है। बट अगर कोई उस पर नेगेटिव वर्क करता है तो उस सिस्टम से एनर्जी क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब ये विस्कस फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का मतलब एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एनर्जी तो आपका एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंडेंट है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, आपकी डिक्रीज करती चली जाएगी। और एनर्जी डिक्रीज करी तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करता चला जाएगा। तो आपको एक एंड पे जितना दूर जाते आपने छोड़ा था, दूसरी बार जब आप देखोगे तो उतने दूर पे जाएगा भी नहीं। फिर जब वो वापस आएगा तो इस बार एयर फ्रिक्शन क्या होगा, उल्टा तरफ लगने लगेगा। क्योंकि एयर फ्रिक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो वो जाए किधर भी, इधर जाए चाहे वो इधर जाए, एयर फ्रिक्शन कभी उस पर पॉजिटिव वर्क नहीं कर रहा है, वो थ्रू आउट उस पर क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो कंटिन्यूसली अगर कोई एक सिस्टम से एनर्जी ड्रॉ आउट करता रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी क्या होगी, फाइनली डैम्प होकर वो जीरो ही हो जाएगी। इसमें एम्पलीट्यूड आपका घटेगा टाइम के साथ, एनर्जी भी घटेगा टाइम के साथ। तो ये वेरिएशन कैसी होती है आपको ये बेसिकली जानना है बस यहाँ पे। ये एक प्रैक्टिकल केस ऑफ ऑसिलेशन आप ऐसा सोच सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे फाइनल मतलब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बनता है वो भी आपको दिखाता हूँ। वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व नहीं करना आता है, मतलब हमारे जो लिमिटेड मैथमेटिकल नॉलेज है उसके बेसिस पर हम नहीं सॉल्व कर सकते। बट हाँ, उसको सॉल्व करने का तरीका एग्जिस्ट करता है। जिसको पता है वो तरीका, उसने हमें बस वो रिजल्ट को बता दिया है कि इसको सॉल्व करने पे ये आता है। तो हमको बस उसका एंड रिजल्ट को यहाँ पे ही ध्यान रखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं याद रखना है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करना सीखना है कि अगर आपको किसी ने एक इक्वेशन दिखा दिया तो आप एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि भाई ये डैम्प्ड सिस्टम का केस है। जैसे अगर किसी ने सपोजली आपको एक ऐसा इक्वेशन दिखा दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। तो इससे देख के आपको क्या पता चलता है, ये किसका इक्वेशन है, एसएचएम का, राइट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको देख के आपको पता चलता है कि ये एसएचएम का इक्वेशन है। तो वैसे ही आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देख के पता चलना चाहिए कि भाई ये डैम्प्ड एसएचएम है। वो कैसे करते हैं उसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप हेडिंग डालिए, डैम्प्ड एसएचएम लिखिए, लिखिए डैम्प्ड एसएचएम। थोड़ा सा जस्ट डिक्टेशन कर रहा हूँ, एक बार उसको जस्ट लिख लीजिए, लिखिए। इट्स अ प्रैक्टिकल केस ऑफ it's a practical case of oscillations. It's a practical case of oscillations where where apart from the restoring force, apart from the restoring force, apart from the restoring force, an additional force, an additional force known as known as damping force, known as damping force acts on the object, acts on the object, which drains out, which drains out the energy of oscillation, which drains out the energy of oscillation continuously, continuously by performing negative work on the object, by performing negative work on the object, by performing negative work on the object. ठीक है। तो डैम्प्ड एसएचएम में आपको ध्यान रखनी है दो चीजें होंगी, एक रिस्टोरिंग फोर्स तो आएगी आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा ही रहेगा, और इसके साथ साथ
एडिशनली आपको क्या कंसिडर करना है? एडिशनली आपको एक डैम्पिंग फोर्स भी कंसिडर करनी है। ठीक है, अब डैम्पिंग फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान रखिएगा। जैसे रिस्टोरिंग फोर्स का प्रॉपर्टी आपको पता है, रिस्टोरिंग फोर्स का क्या प्रॉपर्टी होता है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, राइट? यही तो आपका डैम्प एसएचएम मतलब एसएचएम का कंडीशन है। बट अगर हम डैम्पिंग फोर्स की प्रॉपर्टी को ढूंढें, तो अगर आप डैम्पिंग फोर्स लिखेंगे, फोर्स ऑफ डैम्पिंग अगर लिखेंगे, तो ये प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है और ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। इसीलिए वेक्टोरियली अगर लिखें तो यहाँ पे माइनस वी के साथ लिखना पड़ेगा। माइनस वी इसलिए लिखा है क्योंकि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी। जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आएगा, तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं, जो डैम्पिंग फोर्स होगी, डैम्पिंग फोर्स दैट विल बी नेगेटिव कांस्टेंट, इसको बी लिख रहे हैं इनटू वी लिखें। ये जो बी है इसी को डैम्पिंग कांस्टेंट बोला जा रहा है। दिस बी इज डैम्पिंग कांस्टेंट। आपसे डैम्पिंग कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा जा सकता है, ऑब्वियसली आप निकालेंगे ना, फोर्स बाय वेलोसिटी करना पड़ेगा। तो आपको एटलीस्ट टर्म पता होना चाहिए कि डैम्पिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है। आप ये ध्यान रखेंगे कि डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है, और प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट क्या है, दैट्स इट। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की तो प्रॉपर्टी आपको पता है। रिस्टोरिंग फोर्स में क्या होगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन होगा, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अभी ये डैम्पिंग फोर्स भी कंसीडर करना है। तो अगर डैम्प्ड एसएचएम के लिए अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करें, फॉर डैम्प्ड एसएचएम नेट फोर्स अगर कैलकुलेट की जाए, डैम्प्ड एसएचएम नेट फोर्स, अगर मैं एफ नेट लिख रहा हूं, इसी को हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। नेट फोर्स में आपके पास क्या क्या आएगा, दो फोर्सेस आएंगे। एक फोर्स है कॉजिंग एसएचएम, यही जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। और इसके साथ साथ आपको अभी वो डैम्पिंग फोर्स भी कंसिडर करनी है, और ये दोनों मिला के आपका उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कॉज करेगा। फोर्स कॉजिंग एसएचएम को आप कैसे लिखते हो, माइनस ऑफ के एक्स के फॉर्म में माइनस लिखते के हैं, एक्स स्क्वायर। और डैम्पिंग फोर्स को हम कैसे लिख रहे हैं, माइनस बी वी लिख रहे हैं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। कोणता? हाँ, वेक्टर से नहीं, वेक्टर समझ रहे, এটা তো অ্যাকচুয়ালি আমরা ওয়ান ডাইমেনশনেই কনসিডার করছি। নাহলে যদি টু ডাইমেনশনে যদি হয় তাহলে তো x এর জায়গায় পজিশন वेक्टर लिखते हैं, के आर वेक्टर। तो इसलिए ये 1D का ही है, ये जो रिजल्ट्स हम लिख रहे हैं ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं हो रहा है, बस इतना सोचना, ठीक है। इट्स अलोंग एक्स एक्सिस, इसीलिए अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है तो स्केलर सम इज सेम एज वेक्टर सम, राइट? है ना, जस्ट प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो वही है, इसमें आई कैप जे कैप का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी इसी को अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करूं, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को अगर एक्स के टर्म से लिखना चाहते हैं, तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, मास इनटू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये तो एक्सेलरेशन हो गया, दिस इज माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ बी इनटू क्या लिखेंगे, dx by dt लिखेंगे। इस इक्वेशन को बेसिकली आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम कहते हैं। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम। आपको ये इक्वेशन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे इक्वेशन लिख दिया उसने, आपको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो सोचो। जब आप इक्वेशन देखते हो तो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स बोलते हैं, तो क्या है, एक्सेलरेशन, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, आप ऐसे लिख देना मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर उसने यहाँ पे लिखा माइनस के एक्स, तो मैं इसको माइनस के एक्स ही रहने दिया। माइनस ऑफ डी इंटू डीएक्स बाई डी, डीएक्स बाई डी क्या होता है, वी, तो डी वी। जैसे लिखा तो मैं तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो डैम्प्ड एसएचएम का केस है, क्योंकि डैम्प्ड फोर्स माइनस के एक्स इज रिस्टोरिंग फोर्स एंड माइनस बी वी इज डैम्पिंग फोर्स, तो इसलिए आपका ये डैम्प्ड एसएचएम का केस हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें नहीं आता है, बट जिसको आता है उसने सॉल्व करके हमें दे रखा है, हमको बस वो रिजल्ट को याद रखिए, ठीक है। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट, on solving this differential equation, this differential equation, we get x as a function of time comes out to be a, सब्सक्रिप्ट में t लिख रहा हूं क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ टाइम डिपेंडेंट होगा, इसके कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, टाइम डिपेंडेंट दिखाने के लिए मैं t लिख रहा हूं सब्सक्रिप्ट में, a इनटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसा एक टर्म आएगा। फाइव तो ऑब्वियसली वो इनिशियल फेज पे डिपेंड करेगा, वो स्टार्टिंग कंडीशन है, उसको डैम्पिंग से कोई लेना नहीं है, वो स्टार्टिंग कंडीशन ही है। बट ओमेगा की वैल्यू और जो एम्पलीट्यूड है वो आपको क्या मिलता है वो आपको याद रखनी है। हियर ये जो एटी है, दिस इज ए नॉट, मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड इनटू ई टू द पावर माइनस ऑफ बीटी बाय 2m आता है। दिस इज एम्पलीट्यूड एट अ टाइम t, एम्पलीट्यूड एट टाइम t, ये आपको दे रहा है।
ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखनी है। डैम्प्ड एसएचएम में इसके क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखेंगे, ठीक है, इस रिजल्ट पे बेस्ड। एम्पलीट्यूड क्लियरली आपको क्या दिख रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती हुई दिख रही है आपको। The amplitude is decreasing exponentially, ये ध्यान रखना, amplitude decreases exponentially with respect to time, exponentially with respect to time। और a नॉट जो है वो क्या है आपका, इनिशियल एम्पलीट्यूड है, इनिशियल एम्पलीट्यूड है। ऑनलाइन में जितने लोग हैं फॉलो कर रहे हैं, लिखते Yes, रहिएगा, sir. ठीक है। ये जो Sure. एंगल, हाँ बोलिएगा। So, but this means, sir, this one requires Euler transformation, so it is there in our maths. Means फिर से class बोलिए। 12. So this one, so since it is a means, second order quadratic equation, so it will require Euler transformation. So it is there in our means in class 12 मैं we'll need it. मैं भूल चुका हूँ, मैं भूल चुका हूँ, मुझे याद नहीं है। मैं पढ़ा था जब, अभी तब याद था, अभी नहीं याद है मुझे, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करना मेरे काम का होता तो फिर मैंने भी याद रखा होता, बट अब हमारे काम का ही नहीं है। किसी आपको किसी भी टेक्स्ट बुक्स में भी इनका डेरिवेशन नहीं दिखेगा। हाँ, आपको अगर, मैंने क्या बोला कि इसको सॉल्व करने का तरीका एग्जिस्ट करता है, बट ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमको उसको जानने का भी जरूरत नहीं है। ये जान के हम क्या है, अपना स्किल्स ग्रो करेंगे, कोई स्किल्स ग्रो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस पे बेस करके कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आ सकते जहां पे वो डेरिवेशन की हमको जरूरत पड़े। नहीं तो आता तो फिर डेफिनेटली मैंने भी याद रखा होता, ठीक है। Okay. हाँ, है। देखो, हर इसको सॉल्व करने का तरीका तो एग्जिस्ट करता है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं एग्जिस्ट करता है। मैं कह रहा हूँ कि जिसको जिसको पता है उसने सॉल्व करके हमें दे रखा है, बस इतना याद रखना है। क्यों अननेसेसरी का टेंशन लेना है कि इसको कैसे सॉल्व किया, नहीं किया, जरूरत है हमको जानना नहीं है। तुमको जानना है भाई अपना करो, हमको नहीं, मेरे को जानना नहीं है। मुझे अगर कोई भी बोलता है कि सिलेबस से बाहर जाने के लिए, मैं एकदम बिल्कुल ही पीछे, उससे भाई दूर हो जाता हूँ। मुझे जाना ही नहीं है सिलेबस से बाहर। जो भी हमारे सिलेबस के अंदर का है उस पर काम करेंगे, सिलेबस से बाहर में कुछ भी जाएगा उस पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ए नॉट इज इनिशियल एम्पलीट्यूड। हाँ, अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम ओमेगा भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो ओमेगा आती है, दिस ओमेगा कम्स आउट टू बी रूट अंडर ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ बी बाई 2m, और इसका होल स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे ओमेगा नॉट एक टर्म लिखा है मैंने, वो क्या है, ये ओमेगा तो आपको पता है, ये ओमेगा क्या है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड एसएचएम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड एसएचएम। और ये जो ओमेगा नॉट है, ये है रूट in अंडर absence के, of damping. यस, रूट अंडर के बाई एम। क्योंकि अगर बी की वैल्यू को आप जीरो लगा दो, अगर डैम्पिंग नहीं होगा तो बी कितना होगा, जीरो। अगर बी जीरो कर दिया तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा नॉट। और ओमेगा नॉट कितना होता है, रूट अंडर के बाई एम। इसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड एसएचएम, मतलब अगर डैम्पिंग नहीं होती तब ये वैल्यू होती, ठीक है। सो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड एसएचएम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड एसएचएम, अनडैम्प्ड एसएचएम। ये टर्म भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बोलिए। अगर आपने बी की वैल्यू को जीरो डाल दिया तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट हो गया, और वो ओमेगा नॉट रूट अंडर के बाई है। रूट अंडर के बाई नहीं तो होता है। इससे पहले जब आप, क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये ओमेगा जो है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है और डैम्पिंग कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है, बाकी किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब इस डैम्प्ड एसएचएम में भी उसका जो एम्पलीट्यूड जो है वो आपको घटता हुआ दिखेगा कंटिन्यूअसली, बट एक एक्सपेरिमेंट से जो दूसरा एक्सपेरिमेंट से वापस आने में उसको जो टाइम लग रहा है वो टाइम आपका फिक्स्ड है, समझ आ रही है। हाँ, बट ये पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये टाइम बढ़ चुका होगा, क्योंकि ओमेगा घट चुका है, तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। इसका मतलब जो अनडैम्प्ड एसएचएम में जितनी टाइम पीरियड थी उससे ज्यादा टाइम पीरियड आपकी क्या हो जाएगी, इसमें डैम्पिंग आ जाएगी। आई बात समझ में आपको, ठीक है। बट ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये चीज का ध्यान रखिएगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर मान लो कि आपको किसी ने बोला पार्टिकल की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को प्लॉट करके दिखाओ, यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं और यहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं, और मान लेते हैं कि इनिशियल फेज हम जीरो ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा ग्राफ सिंपल दिखेगा, अज्यूमिंग 5 0 है, ठीक है। इनिशियल फेज जीरो ले लिया, कैसा दिखेगा, Sinusoidal with constantly decreasing amplitude. Continuously decreasing amplitude. साइनसॉइडल तो दिखेगा ही, बट उसमें एम्पलीट्यूड घटता जाना चाहिए,
तो पहले ही हम क्या करेंगे, एनवेलप बना लेते हैं एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है, एक एम्पलीट्यूड का एनवेलप बना लेते हैं, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, और इसी का ही एक मिरर इमेज इधर भी ले लेते हैं वाई एक्सिस पे भी। ठीक है, सो ये बेसिकली आपकी एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे इसको जो प्लॉट कर रखा है दिस इज एनवेलप, आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड का, दिस इज AT which is A naught e to the power minus of BT by 2m, और इसके अंदर ही आपको साइनसोइडल फंक्शन को रखना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड हम चेंज नहीं कर सकते, राइट, यू कैन वी चेंज द टाइम पीरियड, नो, सो इसलिए पहले ऑसिलेशन का जो टाइम होगा, दूसरे ऑसिलेशन का जो टाइम होगा, तीसरे ऑसिलेशन का जो टाइम होगा, वो सब एकदम बिल्कुल सेम मिलना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके बीच में ही अपने साइनसॉइड्स को आपको इंसर्ट करनी है। This is one oscillation. This is the second. And the third. Thereafter the fourth and so on. आप ये ध्यान देना, मैंने सभी के टाइम को फिक्स रखा है। If this is one time period t, this will be the second time period 2t, this will be the third time period 3t, this will be the fourth time period 4t. ये टाइम की वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी है, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, ओमेगा तो आप ऑलरेडी याद रख चुके हो, तो उसको याद रखना है। क्लियर है? यस देखिए, इसी में आपको अभी एनर्जी ऑफ ए सिस्टम भी पूछी जा सकती है। अगर एनर्जी ऑफ ए सिस्टम निकालनी है तो क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम half k square हाफ इंटू m इंटू ओमेगा, हाफ के स्क्वायर नहीं कर सकते ना, ओमेगा टैन, oh हाँ sir yes हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, करेक्ट है, राइट, और ये टर्म क्या बन जाएगा आपके पास, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड दैट विल बी a नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस bt बाय m हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि 2 का वहां पे bt बाय 2m था, और स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, वो 2 और हट जाएगा। ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर e नॉट स्क्वायर क्या है, इनिशियल एनर्जी, राइट, तो इसका मतलब एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, दिस एनर्जी विल बी e नॉट इनटू e टू द पावर माइनस ऑफ bt बाय m आ जाएगी। मतलब एनर्जी इन एसएचएम भी क्या हो रही है आपकी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, ये आपकी इनिशियल एनर्जी हो जाएगी, दिस इज इनिशियल एनर्जी, therefore energy in SHM also decreases exponentially with respect to time. आपको एक और चीज याद है, ये मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के वक्त एक अच्छी चीज सिखाई थी कि कोई भी चीज जब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है टाइम के साथ, तो उसके सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स में कंसीडर करेंगे तो फ्रैक्शनल चेंज आपको सेम दिखता है, fraction change same रहेगा यस सर कि अगर बोल दिया कि एम्पलीट्यूड, सपोजली उसने बोल दिया एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाता है 10 ऑसिलेशन, अगर उसने ऐसा कह दिया है तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि अगले 10 ऑसिलेशन में फिर से 1/3 हो जाएगा। समझ आ रही है, आ रही बात समझ में आपको? और मैं 10 ऑसिलेशन में टाइम सेम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है टाइम पीरियड टाइम पे तो डिपेंडेंट नहीं है, राइट, इसीलिए 10 ऑसिलेशन का टाइम जितना होगा, अगला 10 ऑसिलेशन का भी टाइम क्या होगा, सेम होगा। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन दैट कांसेप्ट, राइट, तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज ये कि आप सक्सेसिव ऑसिलेशंस का जो टाइम है वो चेंज नहीं कर सकते, एम्पलीट्यूड घट रही होगा इररिस्पेक्टिव, दूसरी चीज है, बट जो एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि सिंस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है एम्पलीट्यूड, तो सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल में जो फ्रैक्शनल चेंज आपको एम्पलीट्यूड का दिखेगा वो आपको सेम दिखना चाहिए, ठीक है, और ये सेम चीज आपकी एनर्जी के लिए भी होल्ड करेगा।
दोनों के लिए इक्वली ट्रू होगा। तो इसको जस्ट एक यहाँ पे मेंशन करके रख लेना। देखिए सिंस एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी both decrease exponentially with respect to time, exponentially with respect to time, comma देके लिखिए, in successive equal time intervals, the fractional change in them, will be equal. The fractional change in them will be equal. एग्जाम्पल पे ये लिख भी लीजिए ताकि आपको याद रहे। If the amplitude of SHM in a damped oscillation decreases to 1/3 of initial value A0 in first 5 oscillations, then find the amplitude 10 oscillations further. हाँ, आपको कोई इक्वेशन फिल करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे लिखिए A0 से ये A0/3 हो गया। कितना टाइम में लिखा इसका 5t के बाद, राइट, 5 ऑसिलेशंस। तो फिर से अगर मैंने 5 ऑसिलेशंस करने दिया होता तो कितना हो जाता ये A0/3 एंड उसका 1/3 हो जाता, राइट। फिर से अगर मैंने 5 ऑसिलेशंस करने दिया होता तो फिर से उसका भी 1/3 हो जाता, तो वही आपका 1/27 होगा। So this becomes A0/9 और इसका 1/3, so that becomes A0/27। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, ये हो गया आपका डैम्प्ड एसएचएम के बारे में। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं, फोर्स्ड एसएचएम के। देखो, पिछला जो आपको एग्जांपल बताया मैंने एसएचएम का, मतलब डैम्प्ड एसएचएम का, वो एक प्रैक्टिकल केस ऑफ ऑसिलेशन था जो प्रैक्टिकली आप देखते हैं। फोर्स्ड एसएचएम भी एक प्रैक्टिकल केस ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन है। सस्टेन्ड जब हम कह रहे हैं, कीवर्ड यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एम्पलीट्यूड घट नहीं रहा होगा। तो ऑब्वियस है कि जो प्रैक्टिकली जो हो रहा था पिछली बार डैम्पिंग, उसकी वजह से जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। और वो कॉम्पेंसेशन कैसे करेंगे आप? बाहर से कोई और एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आप यूज करेंगे जो कंटिन्यूअसली उसको क्या करेगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। आप ध्यान सोचो, अगर हम स्ट्रिंग में भी झूलते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारा एम्पलीट्यूड फिक्स है, तो या तो हम पीछे से किसी को बोलते हैं कंटिन्यूअसली पुश करो, कहते नहीं कहते, और या फिर हम खुद से अपने पैर से किक करके वो इंपल्स देते हैं अपने आप को। हमारा जो इंपल्स है या फिर हमें जो पुश कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और हमारा जो ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी, क्या दोनों सेम नहीं होता? यस होता नहीं होता? जो हम, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, तुम सोचो कि अगर मान लो कि कोई है, जैसे आप सोचो कि कोई चीज है, एक स्विंग करके इस एंड से उस एंड गई, फिर वापस से आपके पास आई, आपने उसी वक्त उसको वो इंपल्स प्रोवाइड किया, फिर से वापस से गई, फिर से वापस आया, आपने फिर से उसको इंपल्स प्रोवाइड किया। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, और जो आपका सिस्टम ऑसिलेटिंग सिस्टम का फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों क्या है? सेम ही होगा, राइट? दे कैन नॉट बी डिफरेंट। आप चाहें तो इसको पकड़ के फिर उसके बाद फिर अगर अपने फोर्स को आप साइनसॉइडली अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप उसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे और अपने आप ही पकड़ के क्या करेंगे, उसको घुमाने लगेंगे। तब उस केस में उसकी लेंथ क्या है, उस पर डैम्पिंग क्या लग रहा है, क्या ये सब मैटर करेगा? तुम सोचो कि अगर इसको एक झुला के हमने इसको छोड़ दिया, नाउ दिस इज अ कंपाउंड पेंडुलम, राइट? तो इसका एक ऑसिलेशन का एक फ्रीक्वेंसी है, ऑब्वियसली इट हैज अ फ्रीक्वेंसी। बट इमेजिन करो कि मैंने इसको अगर अपने हाथ में पकड़ लिया और अब मैं इसको अगर घुमाऊं, तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा?
अब तो ये मेरे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? तो जो भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होती है, वही डिसाइड करती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर मैं चाहूँ तो जल्दी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको धीरे धीरे भी कर सकता हूँ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करेगा? वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से डिसाइड करेगा। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अपनी फोर्स की वैल्यू को जितनी जल्दी जल्दी चेंज कर रहा होगा, उसी रेट से आपका क्या होगा, ये एक्सटर्नल मतलब ये ऑसिलेटिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, आपकी चेंज होगी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपने दिमाग में घुसानी है वो ये है, फोर्स एसएचएम में एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, वही फ्रीक्वेंसी से आपका क्या होता है, सिस्टम भी ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये पहली चीज है जो अपने दिमाग में रजिस्टर करो। ठीक है, ये ऐसी चीज है जो चीज आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को, मतलब ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करते जाते हैं, इफ वी स्टार्ट चेंजिंग द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का वैल्यू, तो उस केस में एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को अगर लो वैल्यू से स्टार्ट करके हम इनिशियली बढ़ाते हैं, तो देखा गया है कि एम्पलीट्यूड इनिशियली बढ़ती है, मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी उस सिस्टम का बढ़ता जाता है। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है उस सिस्टम के लिए जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ाते हैं तो फिर एम्पलीट्यूड घटना शुरू हो जाता है। तो जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स पे ये एम्पलीट्यूड हमें सबसे ज्यादा मिलता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम रेजोनेंस का कंडीशन कहते हैं। ये मैंने आपको रेजोनेंस इन एयर कॉलम के वक्त भी ये बात समझाई थी, राइट? तो रेजोनेंस इन एयर कॉलम जो था वो इसी कंसेप्ट पे ही बेसिकली बेस्ड था। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दिखी गई है कि किसी भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर किसी सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, तभी ये रेजोनेंस का कंडीशन अचीव होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर सिंपल पेंडुलम ही ले लेते हैं, सिंपल पेंडुलम का एक लेंथ है, तो उसका एक टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है, टाइम पीरियड कितनी है, 2π√L/g। अब अगर मैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को भी अगर वही मतलब 2π√L/g का इनवर्स लेके कर लूं, अगर उसी फ्रीक्वेंसी से मैं अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करूं, तो फिर देखा जाता है कि उससे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आपको बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे इसको आप छोटे से एक एग्जांपल से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मेरे हाथ में एक सिंपल पेंडुलम ही होता, ठीक है, आई हैव अ सिंपल पेंडुलम का सेटअप, एंड उसको हमने क्या किया, अपने हाथ से ऐसे लटका दिया। इमेजिन करो कि मैं अगर उसको अपने हाथ को ऐसे ऐसे धीरे से विगल करना शुरू करूं, विगल कर रहे हैं, विगल करना समझते हैं आप? हल्का बस हल्का ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। तो अगर आप रैंडम लेंथ का कोई पेंडुलम लोगे और ऐसे विगल करोगे ना, तो नीचे का बॉब आपको दिखेगा वैसे ही लटका हुआ है, हार्डली कुछ एक मूवमेंट दिखेगा। बट अगर इस विगलिंग की फ्रीक्वेंसी ऐसी चूज की गई है सच कि इसका टाइम पीरियड से वो मैच कर गया, समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं, मतलब पेंडुलम के टाइम पीरियड से नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, तब आपको दिखने लगेगा, लिटरली दिखेगा आपको कि ये पेंडुलम जोर से स्विंग करना स्टार्ट कर गया, एक हल्का सा विगल से। यहाँ पे आप विगल कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हो, आप विगल करोगे हल्का, बट यहाँ पे पेंडुलम दिखेगा आपको ऐसे ऐसे स्विंग करता हुआ दिखने लगेगा। आ रही बात समझ में आपको क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है, उस केस में आपका क्या होता है, रेजोनेंस का कंडीशन अचीव हो जाता है। तो बस ये चीज आपको फैक्ट की तरह ध्यान रखनी है। इसमें भी कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और वो चीज बस आप मैथमेटिकली देख के फिर याद रखें। बिल्कुल डैम्पिंग प्रैक्टिकल ऑसिलेशन से मैंने शुरुआत में ही तो बोला, अगर डैम्पिंग हो, प्रैक्टिकल केस है, डैम्पिंग हो रहा है, उस डैम्पिंग की वजह से तो ऑसिलेशन सस्टेन नहीं हो जाता, और हम उसको कंपेंसेट करने के लिए ही तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स डाला जो उसमें रेगुलरली एनर्जी को इन्फ्यूज करता है, और उससे हमारा ऑसिलेशन सस्टेन हो जा रहा है। ठीक है, लिखना शुरू करें, लिखिए। It is also a practical case of sustained oscillations। sustained मतलब जिसमें एम्पलीट्यूड घटेगा नहीं, sustained oscillations। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बुलेट पॉइंट्स की तरह लिखते चले जाइए, लिखिए। Here, apart from the restoring and damping force, here apart from the restoring and damping force, apart from the restoring and damping force, an additional external periodic force has to be applied. An external periodic force has to be applied which compensates for the loss in energy, incurred, incurred due to damping। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, enforced SHM, the frequency of oscillation
In forced SHM, the frequency of oscillation of the system will always be equal to the frequency of the applied external periodic force. Will always be equal to the frequency of the applied external periodic force. इस पूरे स्टेटमेंट को अंडरलाइन करिए क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. as the frequency of the applied external periodic force is increased, as the frequency of the applied external periodic force is increased, beginning from low values, तो हमारे ये लिखे, the amplitude of oscillation increases initially, and then after attaining a maximum, starts decreasing. After attaining a maximum, starts decreasing. Next point में लिखिए, the frequency of the external periodic force, at which the amplitude of oscillation becomes maximum. The frequency of the external periodic force at which the amplitude of oscillation becomes maximum is termed as the resonant frequency. Term को अंडरलाइन करिए. Is termed as the resonant frequency. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. For small damping, it has been found that the resonant frequency is almost equal to the natural frequency of the undamped SHM. Almost equal to the natural frequency of the undamped SHM. इस पूरे स्टेटमेंट को अंडरलाइन करके रखेंगे. अभी मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे चले जाते हैं. तो फोर्स्ड एसएचएम, जब भी किसी ने बोला फोर्स्ड एसएचएम, फोर्स्ड कीवर्ड को ध्यान रखेंगे. इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये सस्टेन कराने के लिए किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की आप यूज कर रहे हैं. तो इसमें क्या कौन-कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे यहाँ पे? अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो कौन-कौन से फोर्सेस होंगे? 3 फोर्सेस होंगे. restoring, damping, and external. एक डैम्पिंग फोर्स होगा और एक साथ में एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो आप लगा रहे हो. ठीक है. और इसी को आप क्या करोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लोगे. तो नेट फोर्स को हमने क्या लिखा? मास इनटू एक्सेलरेशन. रिस्टोरिंग फोर्स को हमने लिखा माइनस ऑफ kx. डैम्पिंग फोर्स को लिखा हमने माइनस dv. और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को हमने यहाँ पे साइनसोइडल फंक्शंस के लिए हम स्टडी करते हैं तो f0 into sin of ओमेगा t लिख दिया. अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इसका फॉर्म करना चाहते हैं तो पूरे के पूरे इक्वेशन को हम x और t के टर्म से एक्सप्रेस करेंगे. तो ये क्या लिखेंगे आप? m into second order derivative of x with respect to time will be equal to minus of kx minus of b into dx by dt and minus plus f0 sin of omega t. That's it. इसको कह सकते हैं कि आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स एसएचएम है. इक्वेशन बोलिए. ये dt2 होगा. मुझे गलत है? हाँ dt2. हाँ ठीक है सही है. dt2. This is differential equation of damped SHM. Sorry, forced SHM.
फोर्स्ड एसएचएम। ठीक है, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने का तरीका एग्जिस्ट करता है, हमें नहीं पता है, जिसने सॉल्व कर रखा है उसने हमें रिजल्ट दे रखा है, हमको वो याद रखना है। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट इक्वेशन, हमें ऐसा कुछ मिलेगा, x as a function of time will be a sin of omega t plus 5। इसमें अब हम a के सब्सक्रिप्ट में t नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, इट विल बी कांस्टेंट वैल्यू। अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको हाईलाइट करनी है, जो इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान भी रखना है, वो क्या है कि देखो इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे एसएचएम की जो फ्रीक्वेंसी यूज की है मैंने, अब देखो ये दोनों सेम यूज किए, डू यू सी दैट, Yes. राइट? Yes, ये sir. सेम वैल्यू है, ये सेम वैल्यू आपको यूज करनी है, मतलब ये कोइंसिडेंटली नहीं है, यही है, ये चीज का ध्यान रखना है। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी से आपका सिस्टम भी ऑसिलेट करेगा। ये पहले भी आपको लिखाया है, अंडरलाइन भी कराया है, और यहाँ पे इक्वेशन में भी आप उसको हाईलाइट करिए ताकि ये दिखे और ध्यान रहेगा। अभी आपको पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। फेज तो कुछ भी ले सकते हैं ना, तो स्टार्टिंग कंडीशन, फर्स्ट फेज क्या है, तो स्टार्टिंग कंडीशन है, मीन पोजीशन से आप कितने दूर हैं, किस तरफ जा रहे हैं स्टार्टिंग में, ये तो उस चीज को है, वो तो कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, इस एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंडेंट है, हियर द एम्पलीट्यूड जो आती है कुछ ऐसी एक्सप्रेशन है, एफ नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस ओमेगा बी बाई एम, इसका भी स्क्वायर है। ये एक्सप्रेशन है एम्पलीट्यूड के लिए, दिस इज एम्पलीट्यूड, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम तो है बट डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी है, दिस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन which is dependent on frequency, dependent on frequency of applied external periodic force। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, मिनिमम, बस उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। एक चीज ये कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि डैम्पिंग हमें छोटी दे रखी है, डैम्पिंग छोटा देने का मतलब क्या है कि बी का वैल्यू बहुत छोटा होगा, अगर बी बहुत छोटा होगा तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंडेंट होगा, फ्रीक्वेंसी पे, देखो तो कैसे, रूट अंडर ऑफ Omega is equal to omega naught. नहीं नहीं ये नहीं, एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट किस पे होगा मैं ये बोल रहा हूँ, तब ये वाला टर्म तो आपका माइनस कर जाएगा, है ना, तब आपकी एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू क्या आएगी, रूट अंडर ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हट जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो वो आपको एक रिजल्ट की तरह याद रखनी है कि अगर स्मॉल डैम्पिंग है, अभी रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बस स्मॉल डैम्पिंग बोल रहा हूँ, फॉर स्मॉल डैम्पिंग, अभी रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, स्मॉल डैम्पिंग अगर होगी तो एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर दिखेगा, मतलब बी का टर्म को आपको इग्नोर कर लेना है, ठीक है। हाँ, अब हम अगर रेजोनेंस के लिए बात करते हैं, फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसके लिए क्या करना है, हमें एम्पलीट्यूड को हमें मैक्सिमम रखना है, और इसी से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा बी बाई एम का स्क्वायर, ये टर्म आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, करेक्ट है। अब बस हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू 0 कर लेना है, तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा प्लस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा शुड बी इक्वल टू 0। सही लिखा है क्या मैंने, देख लो एक बार, चेक कर लो, Yes, ठीक sir. है। अच्छा, ओमेगा 0 तो नहीं हो सकता, क्या ओमेगा 0 हो सकता है, नहीं, क्योंकि हम तो उसको नहीं, पीरियोडिक कर रहे हैं, तो ये तो टर्म अपना हट जाएगा, ये एक रूट हो सकता था बट वो मतलब कोई लॉजिकल रूट नहीं है। तो अब आपके पास तो एक्सप्रेशन क्या बच रहा है, देखो, सो ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी कितना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई 2 एम स्क्वायर एंड फिर इसका स्क्वायर रूट आ गया, ये आ रही है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, देखो ये आ गई आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैं नाम ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी,
बट एक्चुअली मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। Triangular frequency. Angular frequency. Frequency के लिए Angular just 2 pi frequency. divide कर देंगे. हाँ, तो आपको ये कॉमन सेंस से थोड़ा ध्यान रखना है कि टर्म फ्रीक्वेंसी इंटरचेंजेबली यूज होता है दोनों के लिए। फ्रीक्वेंसी एफ के लिए भी यूज होता है, ओमेगा के लिए भी यूज होता है। कौन सा दिया है कैसे पता चलता है? यूनिट देख के। अगर ओमेगा दिया होगा तो मैंने रेडियंस पर सेकंड में दिया होगा, अगर एफ दिया होगा तो फिर हर्ट्ज में दिया होगा या फिर पर सेकंड में दिया होगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि मैं इसको बोल रहा हूँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पर एक्चुअली रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको कह रहे हैं दिस इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर मोर करेक्ट लिखे आपको, अगर आपको एफ चाहिए तो ओमेगा बाई 2 पाई कर लेंगे। ठीक है, इसी से अगर आप नोटिस करोगे, कि अगर मान लो कि छोटी डैम्पिंग दे रखी है तो बी वाला टर्म को हम इग्नोर कर दें, तो बी को इग्नोर कर दिया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा नॉट, जो कि आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रहा है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड डिस्टर्बेंस से। ओमेगा नॉट तो बताया थोड़ी देर पहले, ओमेगा नॉट क्या था? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड डिस्टर्बेंस, जो कि आपका रूट अंडर के बाई एन था, तो उसी से मैच कर गया। एंड यही आपका रेजोनेंस का कंडीशन है। बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता मतलब? अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हटा दिया है। हाँ हाँ हाँ, बी बाई 2m का होल स्क्वायर था, तो वहां पे बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। हाँ हाँ, नहीं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये तो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एक वैल्यू है। तुम्हारा डैम्प्ड एसएचएम का फ्रीक्वेंसी यहाँ के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, ऐसा कहीं तो रूल नहीं है क्या रूल? ये तो हम देखो, कुछ चीजें हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, और नेचर में जो एग्जिस्टेंस है उस चीज को हम मैथमेटिकली एक इक्वेशन के थ्रू लेके आके दिखा पा रहे हैं। नेचर यही है कि जब आपकी छोटी डैम्पिंग होती है और अगर आपने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कराया, नॉट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड एसएचएम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कराया, तभी आपकी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज्यादा होती है। नेचुरल मतलब अनडैम्प्ड। तो ये एक फैक्ट है और कुछ नहीं है। तुम ये नहीं बोलोगे कि हाँ मैं अनडैम्प्ड एसएचएम का जो फ्रीक्वेंसी, सॉरी डैम्प्ड एसएचएम का जो फ्रीक्वेंसी था उससे मैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी को मैच करा दूंगा, ये नहीं करना आपको। अनडैम्प्ड एसएचएम का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे आपको मैच कराना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए ऑलमोस्ट है। ठीक है, तो इसको जस्ट यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि फॉर स्मॉल डैम्पिंग, अभी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फॉर स्मॉल डैम्पिंग। अगर आपने डैम्पिंग छोटी ले रखी है तब आप यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर को बहुत छोटा मानोगे ओमेगा नॉट स्क्वायर से, एंड देयरफॉर ओमेगा रेजोनेंट आपकी अप्रोक्सीमेटली ओमेगा नॉट आ जाएगी। एंड ये ओमेगा नॉट को आप लिख सकते हैं दिस इज रूट अंडर k बाई m। दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड एसएचएम, अनडैम्प्ड एसएचएम। और इस केस में अगर आप यहाँ पे, अगर मान लो आपने यहाँ पे एम्पलीट्यूड को अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हो और यहाँ पे एम्पलीट्यूड को प्लॉट कर रहे हो, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये आपका ओमेगा नॉट। अगर हम डैम्पिंग को बढ़ाएंगे बट छोटा डैम्पिंग रख रहे हैं, डैम्पिंग छोटा रख रहे हैं बट डैम्पिंग को बढ़ा रहे हैं, तो उससे एम्पलीट्यूड क्या होगा? डैम्पिंग को छोटा रख रहे हैं बट डैम्पिंग को बढ़ा रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? डैम्पिंग के साथ It's correlation, ये देखो इनवर्स में है ना, तो अगर डैम्पिंग बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? घटेगा ये हमेशा, राइट? तो अगर आप बड़े डैम्पिंग पे जाएंगे तो इसका पीक जितना पे आपको मिल रहा है वो पीक क्या होगा? थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। समझ आ रही है? बट जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या मिलेगा आपको? सेम ही मिलेगा। अगर आप छोटे डैम्पिंग पे जाएंगे तो ये पीक आपको हायर मिलेगा। समझ आ रही है? बट जहां पे मिलेगा वो आपका क्या होगा? सेम ही होगा। तो आप ऐसा दो ग्राफ यहाँ पे पास पास में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि दो अलग अलग डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा। ये मान लो आपका B1 का है और ये B2 का है, तो आप दिखा सकते हैं कि B2 इज लेसर देन B1 और साथ में बोथ स्मॉल है। ध्यान रखेंगे बोथ B1 एंड B2 आपका स्मॉल है, इसीलिए हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया।
ठीक है। एक और जो सिंपल पेंडुलम वाला जो आपको एग्जांपल दिया वो एनसीईआरटी में भी डिस्कस्ड है, और उसका एक सेटअप बेसिकली आप डिजाइन भी कर सकते हैं घर पे, जैसे एक ऐसा एक रस्सी बनाना या फिर पाइप भी बना सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे इमेजिन करो आपने क्या किया, इसको दो एंड पे फिक्स रखे, यहाँ से इमेजिन करो कि अलग अलग लेंथ के पेंडुलम आपने क्या किया, झुला दिया। मान लो ये एक पेंडुलम बॉब लिया, मान लो ये सेटअप में, मान लो ये चार पेंडुलम हमने लिए हुए सेटअप में, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने सपोजली इसको स्विंग करा के छोड़ दिया, इसको यहाँ से स्विंग करा के छोड़ दिया। अब इसको स्विंग करा के छोड़ा, तो फिर आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये वाला पेंडुलम बॉब जो है ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या करेगा बेसिकली, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑसिलेशंस क्रिएट करेगा, क्योंकि जब आप इसको स्विंग कराओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये स्ट्रिंग भी तो इंक्लाइन होगा, और जैसे स्ट्रिंग इंक्लाइन होगा तो क्या होगा, वो यहाँ पे इस जॉइंट को बेसिकली खींचने लगेगा, तो उसका फोर्स वहां पे वो जॉइंट पे क्या करेगा, वो विगल क्रिएट करेगा। आपको समझ आ रहा है, वो जंक्शन पे ऐसे विगल क्रिएट करेगा, और वो विगल की वजह से ये वाले विगल करने शुरू करेंगे, ये विगल करने शुरू करेंगे, ये भी विगल करना शुरू करेगा। और अगर वो विगलिंग होगी, वो विगलिंग की फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही होगी, इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा होगा, गलत सही है। तो इससे आपको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या दिखेगा, आपको सबसे ज्यादा दिखने लगेगा, मतलब थोड़ी देर बाद आपको क्लियरली दिखेगा कि ये वाला क्या है, सबसे ज्यादा तेज ऑसिलेट करने लगेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी से। और इनमें आपको नेग्लिजिबल ऑसिलेशन दिखेगा, मतलब एकदम नहीं के बराबर दिखेगा ऑसिलेट कर। क्या आपको बात समझ आई है? तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मैंने इसको ऑसिलेट करा के छोड़ दिया, बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा ऑसिलेशन दिखेगा, तो जिसका लेंथ सेम दिख रहा है आप उसको मैच करा लेना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, इसको जस्ट लिख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन की तरह, इसको ए बी सी एंड डी मार्क कर लीजिए। देखिए, इफ ए is deflected and released, it creates a periodic wiggle at the suspension point, which creates an external periodic force for each of the other three pendulums, as length of C is equal to length of A. C's natural frequency matches with the frequency of external periodic force generated by A. Hence, after a short time, C will start oscillating with a very large amplitude,